गुड मॉर्निंग एवरीवन, जयश्री एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम हमारे टॉपिक प्रकाश में आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण में संबंध के बारे में। मैं यहाँ आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दोनों साथ में स्टडी करेंगे ताकि हम एक दूसरे को कंपेयर करके उनमें अंतर भी समझ सकें और चीज़ें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाए। आइए जानते हैं पहले संबंध के बारे में, जिसमें हम दर्पण के ऊपर प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गिराने वाले हैं। तो जानते हैं कि प्रकाश किरण जब अक्ष के समांतर गिरेगी तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किस प्रकार उसको परावर्तित करेगा। पहले देखते हैं अवतल दर्पण। इसमें अगर हम प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गिराएंगे तो ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। किससे गुजरेगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से। यहाँ पे हम आपतित किरण और परावर्तित किरण में अंतर करने के लिए एक तीर का निशान लगाते हैं। ये वाला एरो आपतित किरण को दर्शाएगा और इसका विपरीत एरो परावर्तित किरण को दर्शाएगा। इसके बाद हम देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण में अगर प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गिराएंगे तो क्या होगा? ये इस प्रकार परावर्तित होगी कि इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये मुख्य अक्ष से आ रही है। यानी आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो तो ये उत्तल दर्पण से इस प्रकार परावर्तित होगी कि पीछे की ओर बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस से आती हुई हमें प्रतीत होगी। अब जानते हैं दूसरे संबंध के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि यदि प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य फोकस से आपतित हो तो किस प्रकार परावर्तित होगी। हम देखेंगे कि अवतल दर्पण पर यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होते हुए आपतित हो तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। वहीं हम उत्तल दर्पण में देखें तो प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार अगर दर्पण पर आपतित हो कि वो पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होए तो वो भी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर हम परावर्तित किरण और आपतित किरण को दर्शाने के लिए तीर के निशान का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम जानते हैं अगला संबंध। इस संबंध में हम जानेंगे कि आपतित किरण यदि दर्पण पर वक्रता केंद्र से आपतित हो तो वो किस प्रकार परावर्तित होगी। यहाँ पे हमने एक किरण अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित की, तो हम ये देखेंगे कि यदि इस केस में परावर्तित किरण भी वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरेगी, यानी ये अपने मार्ग को दोहराएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण पर यदि वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो ऐसी किरण हम आपतित करें तो वो भी परावर्तन के पश्चात ठीक उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। चौथे संबंध में हम जानेंगे कि यदि दर्पण पर प्रकाश किरण को सीधे ध्रुव पर या किसी कोण पर ध्रुव पर आपतित करें तो वो किस प्रकार परावर्तित होगी। हम देखेंगे कि दर्पण पर यहाँ हमने एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण लिया है। एक एक करके इसको समझते हैं। पहले अवतल दर्पण पर हमने प्रकाश किरण को सीधे ध्रुव पर आपतित किया तो माना ये किसी कोण थीटा पर प्रकाश किरण हमने आपतित किया तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण समान कोण पर परावर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी जिस कोण पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसी कोण पर प्रकाश किरण परावर्तित भी हो जाएगी। इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रकाश किरण की आपतन और परावर्तन के बीच संबंध देखा। अब हम बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। उसमें क्या होता है कि किसी भी स्थिति पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है भिन्न भिन्न स्थितियों पर, तो उस बिंब पर हमको दर्पण पर किन्हीं भी दो प्रकाश किरण को आपतित करके
उनको परावर्तन के पश्चात वो दोनों किरणें या दो से अधिक किरणें जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान पर हमारा प्रतिबिंब मिलता है। अब हम बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण करना सीखेंगे। उसके लिए हम बिंब दर्पण के आगे किसी स्थान पर रखा होगा, वहाँ से हम बिंब से दो से अधिक किरणें दर्पण पर आपतित करेंगे। वो किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगी या जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी उस स्थान पर ही हमारा प्रतिबिंब होगा। उसकी स्थिति को ही हम मुख्य कार्तचिन्ह परिपाटी और अभी जैसा हमने पढ़ा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण में संबंध, इन दोनों की मदद से ही हम प्रतिबिंब का निर्माण कर पाएंगे। तो उन सबको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आए। पहले स्थिति हम लेते हैं कि हमारा बिंब अनंत पर रखा हो। अब आप ये देखिए कि कोई भी वस्तु अनंत पर रखी होगी तो यानी वो दर्पण से बहुत दूर होगी। बहुत दूर होने के कारण दर्पण पर हम किरण आपतित करेंगे तो वो होगी तो किसी कोण पर, लेकिन वस्तु बहुत दूर होने के कारण हम एकदम से देखने पर वो मुख्य उसके समांतर ही हमें प्रतीत होगी। तो वस्तु अनंत पर है। इसका अर्थ हम यहाँ पर ये लेंगे कि प्रकाश किरणें अनंत से दर्पण पर आपतित हो रही है। एक किरण हमने इस प्रकार ले ली और दूसरी किरण हमने इस प्रकार ले ली। दोनों किरणें अक्ष के समांतर होंगी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि यदि प्रकाश किरणें अक्ष के समांतर दर्पण पर गिरती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर गिरती है। यानी वो दोनों किरणें मुख्य फोकस पर एक दूसरे को काटेंगी। तो हमारा बिंब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ होगा? फोकस पर। ठीक है। दूसरी बात ये देखिए, बिंब अनंत पर है तो बहुत बड़ा होगा और परावर्तन के पश्चात जो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा वो छोटा बनेगा। ये दो चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखिए। दूसरा केस अब हम यहाँ पर लेते हैं कि बिंब यदि वक्रता केंद्र से दूर रखा हो, वक्रता केंद्र से दूर। इससे पहले जो हमने केस लिया था उसमें भी बिंब वक्रता केंद्र से दूर ही था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूरी पर था इसलिए हमने उसको अनंत पर मान लिया था। यहाँ पर भी बिंब वक्रता केंद्र से दूर हमने लिया है लेकिन थोड़ा कम दूरी पर है, उतना ज़्यादा दूरी नहीं है कि हम इसको अनंत मान सके। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बिंब वक्रता केंद्र से दूर है तो हमने ये देखा कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कम से कम दो किरणें दर्पण पर आपतित करनी होगी। हमने सीखा पहली किरण हम दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं। तो यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो तो हमें पता है नियम के अनुसार वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होती हुई गुजरेगी। तो हम इसको मुख्य अक्ष से होता हुआ गुजार देते हैं। अब हम एक और किरण का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम किसी पर किरण का प्रयोग कर सकते हैं। किरण को मुख्य फोकस से भी गुजरते हुए दिखा सकते हैं और किरण को वक्रता केंद्र से होते हुए भी दिखा सकते हैं। हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर, प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य फोकस से होती हुई गुजरे तो इसको जब परावर्तित किया जाएगा तो हमने पढ़ा है कि ये मुख्य फोकस से आपतन होने के बाद जब परावर्तित होगी तो दर्पण के समांतर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दर्पण पर प्रकाश किरण जब परावर्तित होती है तो इनका कटान बिंदु हमको कहाँ मिलता है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो पहले हम इसका प्रतिबिंब का चित्र बना लेते हैं। फिर हम अब इस प्रतिबिंब को देखते हुए हम क्या इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। पहली तो ये कि ये छोटा होगा, बिंब के मुकाबले
ये छोटा होगा। दूसरा, ये इसकी स्थिति दिखाते हैं, ये कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और तीसरी चीज आप ये भी सीखिए कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वो वास्तविक होता है, और यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वो काल्पनिक होता है। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने दिखा तो ये वास्तविक होगा। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जामों में या किसी भी प्रकार के एग्जामों में यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं कि वो बिंब की कोई स्थिति दे देगा और उसके बारे में आपसे कमेंट करने को बोलेगा कि इसके बारे में आप क्या जान सकते हैं, प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। देखते हैं अब प्रतिबिंब की अगली प्रकार, या बिंब को हमने वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है तब प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। तो फिर उसी प्रकार हम दो या दो से अधिक किरणें लेंगे तो बिंब वक्रता केंद्र पर है तो मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए हम एक प्रकाश किरण भेजेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के या मुख्य फोकस से होते हुए गुजरती है, ये चीज़ हमें पता है। और दूसरी किरण हम भेजेंगे मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पर। तो मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पर प्रकाश किरण जब गिरेगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा वक्रता केंद्र के ठीक नीचे होगा और बराबर होगा। तो हम पॉइंट्स यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि हमारे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। पहली चीज़ तो हम उसकी स्थिति लिख लेते हैं, वक्रता केंद्र पर। बिंब यदि वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि बिंब और प्रतिबिंब का आकार समान होगा, तो इसे भी हम नोट करते हैं। समान आकार। तीसरी चीज हमने क्या देखी थी कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने होगा तो वो वास्तविक होगा, तो इसे भी हम नोट करते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। देखते हैं अब अगली स्थिति जिसमें हमने बिंब को कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, यानी बिंब को हमने C और F के बीच में रखा है। तो इस स्थिति में हम किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, उसके लिए फिर वही प्रोसेस करनी है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें आपतित करेंगे। तो पहली किरण हर बार की तरह हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होगी तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ देखी कि प्रकाश किरण हम यहाँ पर ध्रुव पर आपतित कर देते हैं। हर बार अलग अलग किरणें करो या किसी भी प्रकार से करो, कोई भी दो या दो से अधिक किरणें दर्पण पर आपतित करेंगे तो वो परावर्तन के पश्चात अपने प्रतिबिंब बिंदु पर मिलेगी। कोई भी दो किरणें हमेशा समान स्थान पर ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि फोकस पे आपतित करो तो अलग किरण मिलेगी, अनंत से आपतित करो तो अलग किरण मिलेगी, वक्रता केंद्र से आपतित करो तो अलग मिलेगी। नहीं, हर स्थिति में कोई भी दो किरणें आप आपतित करो तो समान स्थान पर आपको प्रतिबिंब मिलेगा। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं। पहली किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करी, दूसरी किरण को हम ध्रुव पर आपतित करते हैं। तो ध्रुव पर आपतित करने पर ये जिस कोण से आपतित की गई, क्या की गई, आपतित, उसी कोण से ये परावर्तित हो जाएगी।
तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बना। तो इस प्रतिबिंब से हमको क्या क्या पता लगता है, ये प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, उसको हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं। पहला प्रतिबिंब हमें देखने से ही पता लगता है कि आकार में बड़ा है, और दूसरी इसकी स्थिति के बारे में हम देखें तो ये वक्रता केंद्र के पीछे यानी वक्रता केंद्र से दूर प्राप्त होता है। तीसरी चीज, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, इसलिए दर्पण कैसा होगा, वास्तविक। देखते हैं अगला केस जिसमें हमने बिंब को फोकस पर रखा है। बिंब यदि फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम उसी प्रकार प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित करेंगे। पहली प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होती हुई गुजरेंगी, और दूसरी प्रकाश किरण हम दर्पण के ध्रुव पर आपतित करते हैं। तो जिस कोण से हम आपतन करेंगे उसी कोण से प्रकाश किरण आपतित होगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे के लगभग समांतर बन जाती है। तो प्रतिबिंब के लिए हमारी शर्त है कि दोनों किरणें एक दूसरे को काटनी चाहिए। ये किरणें बहुत दूर जाकर या ये कहीं अनंत पर एक दूसरे को काटेंगी तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर। और अनंत पर प्रतिबिंब है और ये दोनों किरणें बहुत दूर एक दूसरे को काटेगी तो ये आप ये देखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि आकार बड़ा होगा, या ये कहें कि बहुत बड़ा आकार होगा। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि प्रतिबिंब अनंत पर है तो वास्तविक लिखे या काल्पनिक लिखे। अपने कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि वास्तविक और काल्पनिक के लिए क्या शर्त होती है। यदि दर्पण के सामने प्रतिबिंब है तो वो वास्तविक होगा और दर्पण के पीछे तो काल्पनिक होगा। भले ही प्रतिबिंब अनंत पर है, हमें यहाँ से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, लेकिन हम ये सोच पा रहे हैं कि दर्पण के सामने ये थोड़ा दूर है, इसीलिए प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। देखते हैं अगला केस जिसमें हम बिंब को फोकस व ध्रुव के मध्य रखेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। परावर्तन के लिए हम प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित करते हैं। पहली किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं तो हमें पता है कि ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। और दूसरे प्रकाश किरण के लिए हम दर्पण के ध्रुव पर प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो ये उसी कोण पर परावर्तित होगी। ये आगे बिल्कुल समांतर है, लेकिन हम इन किरणों को यदि पीछे की ओर बढ़ाएं तो हम ये देखेंगे कि ये दर्पण के पीछे जाकर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब इस स्थिति में हम
प्रतिबिंब के प्रकृति को लिख लेते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार होगी। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? दर्पण के पीछे। दूसरी चीज क्या होगी? बड़ा आकार का होगा। और तीसरी चीज क्या होगी? दर्पण वास्तविक होगा या काल्पनिक, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर है, अतः यह काल्पनिक होगा। तो अवतल दर्पण में बिंब की जो जो स्थितियां बन सकती थी वो सब हमने सीख ली है। इसके बाद हम उत्तल दर्पण में बिंब से प्रतिबिंब के निर्माण को सीखेंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए पहली स्थिति हम लेते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। अनंत पर हो तो ध्यान दें, हमने पहले ही सीखा है अनंत पर वस्तु मानने का मतलब है कि दर्पण से बहुत दूर है। बहुत दूर होने के कारण हमें दर्पण से किरणें तो किसी कोण पर आएगी लेकिन वो बिल्कुल समांतर आती हुई प्रतीत होगी। तो हम प्रकाश किरणें दर्पण के समांतर गिराते हैं। तो ये हमने पहले सीखा है कि यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गिरे तो वो इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन के पश्चात उनको यदि पीछे मिलाया जाए तो वो दर्पण के फोकस पर गिरती है। अब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इस प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति हम ज्ञात कर लेते हैं। पहली चीज क्या देखी थी हमने कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना है फोकस पर या मुख्य फोकस पर। दूसरी चीज हमने देखी कि प्रतिबिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, इसलिए प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। और तीसरी चीज हम देखते हैं कि दर्पण का आकार कैसा होगा। दर्पण का आकार आप देखिए कि ये लगभग मुख्य अक्ष पर ही बना हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल बहुत छोटा बनेगा, या ये कह सकते हैं कि बिंदुवत बनेगा। उत्तल दर्पण में अगला केस हम देखते हैं कि जब हमने बिंब को अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं रखा, चूंकि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होते हैं फोकस और वक्रता केंद्र, इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो स्थितियां ही बनती है, एक तो अनंत पर और दूसरा ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु को कहीं रखेंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा? परावर्तित किरणें करके देखते हैं कि पहली किरण हमने दर्पण के ध्रुव पे भेजी, तो जिस कोण पे प्रकाश किरण आपतित होगी उसी कोण पर प्रकाश किरण परावर्तित होगी। तो इसको आगे बढ़ा दिया जाए और एक किरण हम भेजते हैं कि समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये भी परावर्तन के पश्चात इस प्रकार परावर्तित होगी कि मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होगी। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें जिस स्थान पर काटती है वह ध्रुव और फोकस के मध्य है। तो हम अब इसकी प्रकृति के बारे में लिखते हैं। पहली चीज, बिंब के अनुपात में प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और दूसरी चीज इसकी स्थिति देखते हैं। दर्पण की स्थिति ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य, और तीसरी चीज हम देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी।
इस प्रकार हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के प्रतिबिंब और बिंब की भिन्न भिन्न स्थितियों पर जो जो संभव हो सकती थी उन सभी स्थितियों पर प्रतिबिंब ज्ञात किए और प्रत्येक प्रतिबिंब की हमने प्रकृति को समझा कि उसका आकार कैसा है, उसकी स्थिति कहाँ है और वो प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए या अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इसके साथ ही हम ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही जयश्री एकेडमी में हमारे साथ बने रहें। इस टॉपिक को हम आने वाले लेक्चर में और आगे स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।